आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड के जो 3 चैप्टर्स हैं जो कि आईकैप के सिलेबस में हैं। स्टैट्स का एक बड़ा मेजर एरिया ये बनते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। दरअसल ये जो एरिया है इसमें तीन चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 14। तो आज का जो हमारी जो डिस्कशन है दैट इज मेनली अबाउट चैप्टर नंबर 11 एंड 12। हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो है विच इज इंडेक्स नंबर, उसके बारे में इंशाल्लाह फिर किसी और सेशन में बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा जो एजेंडा है उसमें चैप्टर 14 शामिल नहीं है। मैं शुरू करता हूँ जी। इस एरिया की अगर हम बात करें आईकैप के सिलेबस वेटेज के हिसाब से, तो आईकैप ने इस एरिया की वेटेज सबसे ज़्यादा रखी है। ये शायद बहुत ज़्यादा हैरान कुन बात हो ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि किसी को आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जनाब ये जो वेटेज है ज़्यादा वेटेज जो है ना वो फाइनेंस की होती है या शायद प्रोबेबिलिटी की होती है, लेकिन एक्चुअली जो ज़्यादा वेटेज है वो इस एरिया की अगर आप आईकैप का सिलेबस देखें। और मज़े की बात यह है कि आईकैप कहता है जी कि इस एरिया में से 20 से 25% के जो मार्क्स हैं वो आ सकते हैं, राइट। और इसमें से ऑन एवरेज 22 नंबर के सवाल तो लाजमी तौर पे पूछे जाने चाहिए, ठीक है जी। नॉर्मली जो मेजॉरिटी एरिया है वो इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। जैसे फाइनेंस में जो था वो बेसिक चीज़ों के बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आना शुरू हो जाते थे, यहाँ पे इजी जो है ना वो एरिया ज़्यादा हैं, बेसिक बेसिक स्टैट्स है। इसलिए इस एरिया में से आप हायर साइड पे, अपर साइड पे मार्क्स जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं। एक चैप्टर ऐसा होता है, आप ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसी चीज़ की एग्जांपल मैं आगे जाके भी इसी सेशन के अंदर दूंगा। और वो ये है कि इस एरिया में से आप हायर साइड पे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है जी। 20 से 25 नंबर के मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं है कि आपको जो है ना वो डिफिकल्ट होगा। 5 से 7 नंबर के जो है ना वो सवाल कॉम्प्लेक्स होंगे। इजी है, कॉन्सेप्चुअल एरिया है, 15 नंबर इस एरिया में से ज़रूर कवर करने चाहिए। और अगर हम जो है वो उस प्लान की बात करते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, 30 डेज रिवीजन प्लान, इस सवाल के उस प्लान के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको इस एरिया में 4 दिन लगाने चाहिए और 4 दिन में ये एरिया जो है ये कवर कर लेना चाहिए इंशाल्लाह। ये 4 दिन ही आपको मैं दूंगा अगले सेशन से पहले। और इन 4 दिनों में आपने सिलेबस एरिया को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि इसको कंप्लीट भी करना है। अच्छा जी, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आ रहे हैं तो मैं उनको नहीं देख रहा। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा है और हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस तरीके से ही चले जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करता होता हूँ कि पहले आपने जो है ना वो क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, जब मैं आपको क्वेश्चंस का टाइम दूँ हम उस वक्त क्वेश्चंस डिस्कस करें। अच्छा, जो सबसे मज़े की चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, वो ये है कि एक्चुअली मैथ्स और स्टैट में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, मैथ और स्टैट। तो अगर आप इसको बेसिकली समझें तो मैथ जो है ना दैट इज़ अ लॉजिकल सर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, ठीक है जी। अब आज इस तरह से होता रहेगा कि स्लाइड्स आगे पीछे घूमती रहेंगी क्योंकि आज मैं एक डिफरेंट डिवाइस के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आप 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो यू नो कि इसका आंसर आने वाला है जी 400। इसका ये मतलब है कि यू हैव सर्टेनिटी के एक क्वेश्चन है जिसका आंसर एक नंबर आने वाला है, न्यूमेरिकल आंसर आने वाला है। वो हमेशा दुनिया में हर जगह पे यू आर सर्टेन कि इसका यही आंसर आएगा। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम क्वेश्चंस जिनको पढ़ना, जिनको समझना, जिनको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, लेकिन उनके आंसर में फ़र्क आता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग बात करते हैं कि क्यूएम की क्लास में, ये मैं बड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल ये वाली देता हूँ। क्यूएम की क्लास में बच्चों की एवरेज एज कितनी है, ठीक है जी। एवरेज एज कितनी है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जनाब एवरेज एज जो होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, हम लोग हर बच्चे से उसकी एवरेज एज पूछेंगे, फिर शायद उनको जमा करके उसको एवरेज कर लेंगे। लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं कि जी हमारा ऑन एवरेज जो है ना, हमारी क्लास में जो इस वक्त बच्चे सेशन ले रहे हैं, आवर एवरेज एज इज़ 22 ईयर्स, राइट। और नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसको कर लेते हैं 20 ईयर्स, 20 साल। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि किसी और क्लास में, किसी और इंस्टीट्यूट में जब हम उन बच्चों की एवरेज एज फाइंड करें तो वो 20 ना निकले, वो 21 निकल आए, या 20 और 21 के दरमियान में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे उस क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो किस एज के हैं।
उनकी एज को हम ऐड करेंगे, हमारा रिजल्ट निकलेगा। देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द आंसर्स दैट वी आर गोइंग टू गेट, राइट। लेकिन इस अनसर्टेनिटी को समझना जरूरी है, इस अनसर्टेनिटी को ज़हन में रखना जरूरी है, ताकि जब हमारे पास रिजल्ट आ जाए तो हम लोग उस रिजल्ट को इंटरप्रेट अच्छे तरीके से कर सकें, हम ये बता सकें कि जनाब एक्चुअली ऑन एवरेज हमारी जो सैंपल है या हम लोगों ने जिस क्लास में चेक किया है उस क्लास में जो एवरेज रिजल्ट आया है दैट इज 20, राइट। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप एरियाज को चेंज करते जाएंगे, आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करते जाएंगे, देयर आर सम अनसर्टेनिटी। लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ एक बड़ा मजे का वर्ड मैंने अभी बोला, सम। तो शायद ये सम जो है ये आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन अगर इसके साथ में ऑसम लिख दूंगा तो ये आपको प्यारा लगना शुरू हो जाएगा। ऑसम तो होता ही प्यारा है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होगी। हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि जनाब अगर हम लोगों ने अपनी लाइव सेशन के बच्चों की एवरेज एज फाइंड आउट की है और वो निकली है तकरीबन 20 साल, तो हम शायद किसी और इंस्टीट्यूट में फिजिकल क्लास में बच्चों की एवरेज एज निकालेंगे तो वो 45 साल निकल आएगी। ठीक है ना, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी जिसको हमने जहन में रखना है, बट हमें ये जरूर पता है वी आर गोइंग टू बी श्योर कि जनाब बच्चों की इतनी ज्यादा एवरेज एज नहीं होने वाली है। तो ऐसी चीजें जिनमें हमें अनसर्टेनिटी नहीं है, जिनमें वेरिएबिलिटी नहीं है, तो उनको हम लोग मैथ्स के एरिया में डील करते हैं। सम एरियाज जिनमें वेरिएबिलिटी है, हम लोग उसमें एक से ज्यादा बहुत ज्यादा चीजों के बारे में जो है ना वो कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग उन चीजों को स्टैटिस्टिक्स में ले जाते हैं और फिर वहां पे जाके इनको जो है ना वो एवेल्युएट करते हैं, इनके बारे में रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। हाउएवर ये एक बड़ा ग्राउंड सा, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात कर सकते हैं और शायद पूरा का पूरा 2.5 घंटे का सेशन ही हम इस बात पे लगा दें कि मैथ्स और स्टैट में क्या फ़र्क है, बट वो हमारा जो है ना वो टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम जो है ना वो ज़ाया होगा। हम लोग बात करते हैं कि एक चीज़ होती है जिसे मैं कहता होता हूँ स्टैट्स साइकिल। अब ये स्टैट साइकिल समझना ज़रूरी है। आप कहीं पे सर्च करेंगे तो शायद आपको कहीं पे स्टैट साइकिल के नाम से कोई टॉपिक इंटरनेशनल बुक्स में ना मिले, लेकिन मैं स्टैट साइकिल पढ़ाता हूँ जिससे आपको आपके जो स्टैट्स के तमाम चैप्टर्स हैं उन तमाम की जो बेसिक्स हैं वो समझ आ जाती है, उन तमाम की जो इश्यूज हैं वो आपको समझ आ जाते हैं, राइट। तो देखें जनाब, फर्ज करें कि हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं वही बात कि जो चीज़ हमारी अंडर स्टडी है वो ये है कि वी नीड टू फाइंड आउट के पाकिस्तान में जो भी क्यूएम के बच्चे हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, क्यूएम के स्टूडेंट्स की एवरेज एज। तो मैं ये देखूंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्यूएम में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त पाकिस्तान में 5000 स्टूडेंट्स हैं जो क्यूएम पढ़ रहे हैं, तो मेरी एक सबसे अच्छी अप्रोच तो ये होनी चाहिए कि मैं उस तमाम 5000 लोगों को ढूंढूं, उनसे पूछूं हाँ भाई बताओ तुम्हारी एज कितनी है, उनकी एज को सम किया जाए और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया जाए, जो कि बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, हमने जिंदगी में बड़ी दफा एवरेज निकाली है। तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट टू नो कि दी एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट कितनी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने ये जो चीज फाइंड आउट करनी है इसे कहते हैं पैरामीटर। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं पैरामीटर। और जिस चीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है उस सब को मिला के कहते हैं पॉपुलेशन, राइट। सो वी हैव ए पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों ने एक पैरामीटर फाइंड आउट करना है, विच पैरामीटर इज एवरेज एज। हम पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, हम कुछ फैक्ट्स को प्रोसेस करेंगे और उससे हमारे पास एक पैरामीटर निकल आएगा और वो पैरामीटर होगा किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, राइट। तो पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अंडर स्टडी। यहाँ से पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये निकली कि वो तमाम लोग जिनको हम चेक कर रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी। अगर हम पाकिस्तान के अंदर
लिटरेसी रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के जितने भी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उन सबको पॉपुलेशन कहा जाएगा। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैंने जो है ना वो 10,000 किताबें बनाई हैं, तो 10,000 किताबों के अंदर से कितनी किताबें ऐसी हैं जो सही प्रिंट हुई, कितनी गलत प्रिंट हुई, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन सबको एक एक करके चेक करूंगा, तो वो 10,000 किताबें मेरी पॉपुलेशन होगी। मैं एक जगह पे फ्रूट की जो है ना वो शॉप पे गया हूँ और मैं वहां से कुछ फ्रूट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उन तमाम फ्रूट्स को, वहां से मैंने कुछ फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, तो वो जो फ्रूट है वो सारे के सारे मेरी पॉपुलेशन है। यानी कि जो भी चीज अंडर स्टडी है उस उन सब को मिला के पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन का एक साइज होता है जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन का साइज इस वक्त कितना है जी, 5,000। और हम पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो पैरामीटर ये है कि पॉपुलेशन की एवरेज एज फाइंड आउट की जाए। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि 5,000 लोगों से उनकी एज पूछना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि हम तमाम बच्चों के पास जाएंगे, उनसे उनकी एज पूछेंगे, या चलें 5,000 लोगों को तो समझ आ रहा है कि हम किसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अगर ये करने बैठ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज एज, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन शेयर विद यू कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की एवरेज एज जो है दैट इज 24 ईयर्स। इस वक्त सबसे ज्यादा जो एवरेज एज है पाकिस्तान में वो नौजवानों की तादाद है, सबसे ज्यादा। हमारी मोर देन हाफ पॉपुलेशन इज यंग, ठीक है जी। और हमारी इस पॉपुलेशन के साथ हम लोग क्या जुल्म कर रहे हैं आप लोगों को पता है। ये पॉपुलेशन इस वक्त दुनिया में मेरे ख्याल से और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इतनी यंग है। हम लोग न्यू ब्लड हैं, हम लोग सारा जो है ना वो काफी यंग जनरेशन जो है, और हम लोग इस वक्त लगे हुए हैं सिर्फ एक चीज के ऊपर, वो है टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टाग्राम। हम लोगों ने अपने आप को जाया कर दिया, अपना पोटेंशियल को ज्यादा कर दिया। इस वक्त सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स हैं टिकटॉक के, चाइना के बाद और इंडिया के बाद वो पाकिस्तान में है। हालांकि पाकिस्तान का जो यूजर है वो, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है डेट इज 7th इन द वर्ल्ड, राइट। बहरहाल हम लोग किसी और तरफ चले गए। मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन की एवरेज एज फाइंड आउट करनी हो तो हम सब लोगों से क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभार पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, टू बिग टू हैंडल, राइट, ओके। कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इसमें कंटिन्यूअस चेंज आता रहता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि जो आपकी पॉपुलेशन जो है उसमें वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, नॉट मच वेरिएबिलिटी, राइट। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है जिसके बारे में हम कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब हम उसके ऊपर वो रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो पॉपुलेशन जो है ना वो आइटम कंज्यूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैं एक बैरक में हूँ, फौजियों की बैरक में, और मेरे पास 10,000 गोली है, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 10,000 गोलियां जो हैं ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी। जब मैं दुश्मन के साथ मुकाबला करने जाऊंगा तो ये ऐसे तो नहीं होगा कि ये ठूस हो जाएंगी। तो मैं अपने बंदे को कहता हूँ कि यार, जो भी मेरा सबॉर्डिनेट है उसे मैं कहता हूँ यार ये गोलियां बताओ मुझे चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो वो कैसे चेक करेगा, वो चला के चेक करेगा। जब वो चलाएगा तो वो गोली यूज हो जाएगी। तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि जब आप किसी आइटम को चेक कर रहे होते हो तो वो आइटम यूज हो जाती है। तो वी कैन से कि जब हम इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे तो वो आइटम कंज्यूम हो जाता है, टेस्टिंग कंज्यूम्स द आइटम। ये ऐसे ही है कि जैसे आपकी माँ जी ने आपको भिजवाया कि जाओ जाके माचिस लेके आओ, और खबरदार ऐसी माचिस ना लेके आना जो ना चलती हो। तो आप जो है ना वो मेक श्योर करेंगे कि माचिस वो वाली ली जाए जो कि चलती है। तो उसका तो एक ही तरीका है कि आप सारी माचिस की तीलियां जो है ना वो चला के चेक कर लें, घर आके माँ जी को बताएं कि जी मैंने तो ऐसी माचिस ली है कि जिसकी सारी तीलियां बिल्कुल ठीक है और मैंने चला के चेक भी कर ली, ठीक है। तो बहरहाल सो द थिंग इज कि कभी कभार ऐसे होता है कि पॉपुलेशन के ऊपर ये वाले इश्यूज की वजह से हम तमाम पॉपुलेशन के ऊपर वो काम नहीं कर सकते। तो फिर एक सियाने बंदे का मशवरा लेते हैं। उस सियाने बंदे ने ये कहा था कि इस पॉपुलेशन में से निकालें एक सैंपल,
और ये जो सैंपल आप निकाल रहे हैं, इसको निकालते वक्त आपने बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान रखना है। आपने मेक श्योर करना है कि ये जो पॉपुलेशन से सैंपल निकला है ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। ठीक है ना जी। क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग आइटम को सिलेक्ट करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि जब हमने कुछ 15-20 बच्चों की एवरेज एज फाइंड आउट की, तो हमने कहा कि यार बाकी पॉपुलेशन भी ऐसी ही होगी। जब हमने अमरूद चेक करने थे, अमरूद की रेडी पे खड़े थे, हमने अमरूद चेक करने थे, तो हमने एक दो अमरूद खा के कहा हाँ यार बाकी भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि एक का जो टेस्ट होता है बाकी दूसरे भी बिल्कुल उसी तरीके से लग रहे हैं। जब वो बंदा जिसने गोलियां चेक करनी थी उससे 5-10 गोलियां चला के चेक की और वो सारी चल गई, तो उसने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है बाकी भी ऐसी होंगी। तो जो सैंपल होता है दैट शुड बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जब आपने सैंपल सेलेक्ट किया तो आपने सैंपल से वही वाली इंफॉर्मेशन निकाली जिसे हम सैंपल का स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है जी। तो हम लोगों ने पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करना था, तो हमने ये किया कि सैंपल का स्टैटिस्टिक निकाला कि इस सैंपल के अंदर जो है ना वो सैंपल के अंदर वो चीज कितनी। ठीक है जी। तो हमने पॉपुलेशन की बजाय सैंपल निकाला। अब सैंपल से हम लोगों ने जो है ना वो ये सोचा कि जनाब अगर सैंपल का रिजल्ट जो है वो आ रहा है फॉर एग्जांपल 22 ईयर्स, तो पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है वो भी सेम ही होगा। यानी कि हम लोगों ने सैंपल के रिजल्ट से एक एस्टिमेशन निकाली कि ये जो पॉपुलेशन है इसका रिजल्ट क्या होगा। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, और ये काम हम जिंदगी में बहुत दफा करते हैं। हम लोग एक पॉपुलेशन देखते हैं, उसमें से एक सैंपल निकालते हैं, सैंपल को चेक करते हैं, और उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन के बारे में एक बड़ी जो है ना वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि जनाब जो सैंपल है उसी तरह का पॉपुलेशन भी होगी। फॉर एग्जांपल एवरेज एज हम लोगों ने कहा कि जी 5,000 बच्चों की चेक करनी है, तो उसकी बजाय हमने एक सैंपल लिया, उसकी एज निकली 20 साल, तो हमने कह दिया कि पॉपुलेशन की भी एवरेज एज 20 साल ही होगी। राइट, ओके। एस्टिमेशन करने के दो तरीके होते थे, एक होता था जी पॉइंट एस्टिमेशन और एक होता है जी इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, ये जब हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो हमने चीज देखी है वो ये है कि जब आप एस्टिमेशन करने लगते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपने किस तरह की एस्टिमेशन करनी है। सही है जनाब। तो दिस इज व्हाट आई कॉल स्टैट साइकिल। और इस स्टैट साइकिल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करने की बजाय हम लोग सैंपल पॉपुलेशन से निकालते हैं और उस सैंपल का पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। उस सैंपल के पैरामीटर को सैंपल पैरामीटर नहीं बल्कि सैंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं। और वहां से हम लोग दोबारा हम लोग ये एस्टिमेशन निकालते हैं कि अगर हमारे सैंपल का रिजल्ट ही आया तो पॉपुलेशन का रिजल्ट ही आएगा। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम जिंदगी में बहुत दफा करते हैं। हम लोग शायद रोजाना ये काम करते हैं कि हम लोग एक सैंपल लेते हैं और सैंपल से हम लोग पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट निकालते हैं। जैसे एक बड़ी मजे की एग्जांपल मैं देता हूँ। आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं कि आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं या रेड ब्लड सेल्स कितने हैं या हेमोग्लोबिन कितने हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, क्या सारा खून बाहर निकालते हैं और उसको चेक करते हैं? हम ऐसे नहीं करते हैं। हम एक सैंपल लेते हैं जिसको वो कहता ही सैंपल है, और सैंपल से रिजल्ट निकालते हैं और हम कहते हैं कि इंसान की आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ये चीजें इस तरीके से पाई जा रही हैं। राइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। अच्छा जी, पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करना, इसके बारे में हम लोग जो है ना वो डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 में, 17-18 में, जब जहाँ पे हम लोग जो है ना वो पॉपुलेशन से सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हैं। 17 है मेरे ख्याल से। इसके अलावा एस्टिमेशन के लिए द चैप्टर इज चैप्टर 18। हम लोग सैंपल के ऊपर जो सैंपल के स्टैटिस्टिक्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग अपने स्टैट के चैप्टर 11-12 में करते हैं। ठीक है जी। चैप्टर 13-14 और प्रोबेबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे हमें सैंपल के एरियाज के अंदर ही हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज ए स्टैट साइकिल जिससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकालना है और सैंपल निकाल के उसके स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। और अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो आवर पर्पस इज कि हम लोग ये फाइंड आउट करें कि जो पॉपुलेशन है उसका रिजल्ट क्या होगा, जो कि हम लोग अगले चैप्टर्स में जाके देखते हैं। ठीक है जी।
तो हम लोग बात करते हैं जी क्विकली कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम लोग डाटा के अंदर से फाइंड आउट करते हैं, और उनके उनकी जो 3 मेजर किस्में हैं। वैसे तो बहुत सारी एग्जाम है और भी बहुत सारे डाटा के अंदर डाटा के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़नी है मेजर और सेंट्रल टेंडेंसीज के डाटा का सेंटर कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है, और ये हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छा यार चलें कुछ कम है कुछ ज्यादा है, तो बीच वाली जो अमाउंट है, जो एतदाल का रास्ता है, वो क्या है, हम उसे सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं, राइट। इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डाटा के अंदर से, विच इज सेकंड टाइप ऑफ मेजरमेंट, दैट इज डिस्पर्शन। कि चले हम लोगों को पता तो चल गया कि डाटा के सेंटर में क्या है, लेकिन वो कितना फैला हुआ है, ऊपर आगे फैला हुआ है कि नीचे फैला हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इस तरफ को डाटा ज्यादा है, इस तरफ को डाटा ज्यादा, अगर हम उसका ग्राफ बना रहे हैं तो डाटा के अंदर झुकाव और मिलान किस तरफ है, ये चीज हमें स्क्यूनेस से पता चलती है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के डाटा के एट्रीब्यूट्स जो है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों को डेफिनेटली आपको अंदाजा होगा इसका, तो हम लोग जो है ना वो बस अब क्विकली इनको एक एक दफा करके देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो आता है दैट इज एवरेजेस, जिसे हम वैल्यू बेस्ड एवरेज भी कहते हैं, वैल्यू बेस्ड मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं। तो ये जो एवरेज है, जिनको हम मीन भी कहते हैं, ये जो है ना ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है जी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है। जो एक्स बार होता है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मीन। एवरेज अगर आपने प्रेजेंट करनी हो तो उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन के नीचे आप कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे यहाँ ए लिख देते हैं, या अगर कहीं पे एक्स बार लिखा हो या एक्स बार ए लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि अर्थमेटिक फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर एक्स बार जी लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर एक्स बार एच लिखा हो तो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एन जो है, स्मॉल एन, ये होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, जिन नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ग्रुप अनग्रुप डाटा के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, उस हर ऑब्जर्वेशन को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करना हो तो आप एक्स और उसके सब में 1 लिख देते हैं। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन, इससे मुराद ये है कि आप पहली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। x2 का मतलब ये है कि आप सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। x3 का मतलब ये है कि आप थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशंस के बारे में रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं। xn का मतलब होता है कि लास्ट ऑब्जर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जितना नंबर ऑफ वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव n इज इक्वल टू 5, तो xn विल बी इक्वल टू x5, यानी कि 5, राइट। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है ना ये नंबर्स को देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे मजे की चीज है, समझना जरूरी है, वो है समेशन का साइन। समेशन के साइन का मतलब होता है कि समेशन के आगे जो कुछ लिखा हुआ है, हर ऑब्जर्वेशन के लिए पहले वो कैलकुलेशन होगी, यानी कि समेशन एफ एक्स इज रिटन, इट मीन्स के फॉर एवरी एफ, उसको हर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आंसर लिख लिया जाएगा, और उसके बाद उसको सम किया जाएगा एंड पे जाके। तो हर एफ हर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद उसका जो वैल्यू है वो ऐड होगी। डेफिनेटली ये बेसिक चीजें ही आपको पता है, इसलिए शायद हम इनके इतने फॉर्मूलाज तो नहीं कर रहे होंगे। तो ग्रुप डाटा के केस में एक्स बार अर्थमेटिक मीन समीशन एक्स ओवर एन, ज्योमेट्रिक मीन एन स्क्वायर nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज होता है, और हार्मोनिक मीन के केस में n ओवर समीशन 1 ओवर x होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे जब आपके पास ग्रुप डाटा आ जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है और x, ग्रुप डाटा में x से मुराद होती है कि मिड पॉइंट की आप बात करें ग्रुप डाटा के अंदर। तो मिड पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि एफ को एफ से काट दें। क्यों? क्योंकि दैट इज एक्चुअली एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और फिर उसके बाद तमाम वैल्यूज को सम किया गया है। तो इसलिए कुछ बच्चों को मैंने देखा कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ना एक्स एफ को काट देते हैं, एफ से कहते हैं समीशन एक्स डिवाइडेड बाय समीशन। तो ऐसे नहीं करना। इसी तरीके से अगर आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ और उसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा ग्रुप डाटा का, और ये आपके पास वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जो
कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि जनाब अर्थमेटिक मीन कहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन जो है वो कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ आंसर दें। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 x2 x3 जीरो है, ठीक है जी, या माइनस में है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अर्थमेटिक मीन को ही फाइंड आउट करें, आप ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन की तरफ ना जाएं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इफ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन विच इज नेगेटिव, तो ज्योमेट्रिक मीन तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि अगर एक ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होगी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। ये बात हमने आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। ठीक है जी, तो दिस इज नंबर वन थिंग कि जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, आप अर्थमेटिक मीन की तरफ जाएं जो कि आपको वैल्यू बेस्ड एवरेजेस दे रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि इफ यू हैव ऑलरेडी एवरेजेस, अगर आपके पास एवरेजेस हैं तो एवरेजेस की दोबारा एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सम रेट्स के जी पहले साल का रेट 10% है, दूसरे का 20% है, तीसरे का 25% है, और आप उनकी एक एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप उस केस में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, इफ यू हैव सम रेट्स और एवरेजेस, तो फिर आपको चाहिए कि आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें, आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट ना करें, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पीड दे दी जाती है गाड़ियों की, तो जब आपको गाड़ियों की स्पीड दे दी जाए तो वो जो स्पीड होती है वो ऑलरेडी एक रेट होता है, तो रेट की एवरेजेस के केस में आपको फिर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, ना कि अर्थमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो होता है ये इनवर्स कैलकुलेशंस जो मतलब इसमें देखिए ना, 1/x 1/एवरी ऑब्जर्वेशन है, हर ऑब्जर्वेशन को 1 पे डिवाइड करेंगे, फिर n ओवर वो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि जो बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं उनको अगर हमने उनका मीन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बजाय हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल कर लेते हैं, या अर्थमेटिक मीन की बजाय हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना जी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स, ठीक है जी, तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं इन किलोमीटर्स, तो इस केस में हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थमेटिक मीन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, तो एक चीज तो ये हम लोगों ने बात की कि ऑन एवरेज हमें जो असल में जो रेट एवरेज का यूज करना चाहिए वो अर्थमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कहाँ कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, हमने कहा कि जी नेगेटिव वैल्यूज के केस में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज हम लोगों ने ये की कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एवरेजेस के केस में, एवरेज की एवरेज फाइंड आउट करने के केस में, रेट्स की एवरेजेस फाइंड आउट करने के केस में, या स्पीड्स की एवरेजेस फाइंड आउट करने के केस में हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला ज्यादातर वहां पे यूज होता है जहां पे वेरी बिग और वेरी स्मॉल वैल्यूज जो है ना वो यूज हो रही होती हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो हार्मोनिक मीन नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज जो हम लोग बात करते हैं कि अगर सेम डाटा सेट हो तो उनमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप होगा। इफ यू हैव सेम डाटा सेट, ठीक है जी, आपके पास सेम डाटा सेट से मुराद है कि कुछ वैल्यूज हैं 1 3 5 9 7 15 17 कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन है, आप उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, आप उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे, और आप उसका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे, तो उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जनाब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में से अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे थोड़ा सा छोटा और हार्मोनिक मीन उससे भी थोड़ा सा छोटा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सेम वैल्यूज हों, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन उससे छोटा आएगा। हाँ, इसमें एक और चीज है कि जनाब अगर आपके पास सारी वैल्यूज बिल्कुल सेम हो, यानी कि एक ऐसा डाटा सेट हो तो कि जिसमें जनाब तमाम वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 4 4 4 4 4 4 इस तरह से आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रही है, जब कोई वेरिएबिलिटी नहीं ना होगी डाटा में, डाटा में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, 4 4 4 4 4 4 वैल्यूज हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन भी 4 होगा, हार्मोनिक मीन भी 4 होगा, और ज्योमेट्रिक मीन भी 4 ही होगा।
ठीक है जी। तो इस तरह के डाटा सेट में जिसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये तीनों सेम होते हैं। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन जो है वो उससे भी छोटा होता है। ठीक है जनाब। तो जनाब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोगों ने पहली चीज देखी थी कि जनाब ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन होता है, जैसे हम एवरेजेस भी कहते हैं, एवरेज कहते हैं, और उसका क्या मतलब होता है और उसको कैसे जो है ना वो फाइंड आउट किया जा सकता है। इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब देखें छोटे छोटे सवाल आपको इस एरिया में से आ सकते हैं। आपको पूछ सकता है जी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है, या अगर बहुत ही ज़्यादा कोई आपको तंग करने का सोचेगा तो वो आपको मीन दे देगा और एन दे देगा और आपसे समीशन एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। इन दोनों केसेस में सिंपल है, यही फार्मूला यूज होना है। आपको वो ये भी बता सकते हैं कि तमाम ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आंसर आता है, तो जरा मीन फाइंड आउट कर दें, तो आपको कैलकुलेशंस करके दे रहा है, या कोई भी किसी भी तरीके से आपको जो है ना वो कैलकुलेशन करके देने के लिए कह सकता है। अच्छा हम लोग आगे चलते हैं जी दूसरी टाइप की मेजर ऑफ। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि ये वैल्यू बेस्ड एवरेजेस होती हैं और ये वैल्यूज के चेंज होने से चेंज होती हैं। ठीक है ना जी। जो वैल्यू बेस्ड एवरेजेस हैं वो वैल्यूज के चेंज होने से चेंज होंगी। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे एक सवाल पूछे कि जनाब मुझे बताएं जी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कुछ और उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिए हमने, तो क्या अर्थमेटिक मीन पे फर्क आएगा, क्या ज्योमेट्रिक मीन पे फर्क आएगा? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अच्छा इसका मतलब ये है कि क्या कुछ ऐसे भी तरीका कार है, कुछ ऐसी भी चीजें जिसमें वैल्यू जिसमें एवरेजेस के ऊपर फर्क नहीं आएगा? जी बिल्कुल ऐसी भी हैं। हम लोग उनको कहते हैं फ्रैक्टाइल्स। फ्रैक्टाइल्स ये वो चीजें होती हैं जो डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जो फ्रैक्टाइल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है जी जिसे हम कहते हैं मीडियन, जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना जाता है और इतना ज्यादा जाना पहचाना जाता है कि हमें लगता है कि मीन के बाद दूसरी चीज हम मीडियन पढ़ने वाले हैं। ये हमारे डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये क्या करता है, ये आपको कहता है कि जनाब डाटा को एक स्केल पे लिखें, उस स्केल में सबसे शुरू में मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और सबसे एंड पे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और इसको दरमियान से एक कट लगाएंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस कट से नीचे 50% ऑफ वैल्यूज हैं। 50% ऑफ वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 7 वैल्यूज हैं तो इस 7 से नीचे जो है वो 3 है, मतलब ये इस 4 से नीचे 3 है और 4 से ऊपर 3 है। ठीक है जी। तो ये जो आपका जो मीडियन होता है ये आपको बताएगा कि जनाब किस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो आपकी प्लान हुई है। अब देखें फर्ज करें कि मिनिमम वैल्यू है 4, फिर आता है जी 5, फिर आता है जी 6, फिर आता है जी 7, फिर आता है जी 8, फिर आता है जी 9, फिर आता है जी 10 और 11। तो ये आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। अच्छा नहीं मैंने एक ज्यादा लिख दी इधर, तो 8 9 और 10। ठीक है जी। ये कितनी ऑब्जर्वेशन होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इज द वैल्यू जिससे नीचे 3 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और ऊपर भी 3 नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये मीडियन है 7, क्योंकि ये डाटा के बिल्कुल मिड में फॉल कर रहा है। ठीक है जी। और ये डाटा के मिड में क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि ये 4 हो, ये 5 हो, ये 6 हो, ये 7 हो, ये 800, ये 900 और ये 1000 हो, फिर भी 7 ही मीडियन आएगा। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज का एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि एवरेज तो जो है ना ये काफी सारी इसके पास पास जो है ना वो 400-500 के पास पास जाने वाली है। ठीक है। तो जनाब वो एवरेजेस जो पोजीशन बेस्ड होती हैं उनको हम लोग फ्रैक्टाइल्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा सेंटर में जो वैल्यू फॉल कर रही होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक डाटा इस तरीके से है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, हमने फ्रैक्टाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है हमेशा वो ये होगा कि हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो उसको सॉर्ट करना है। ठीक है जी। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जब हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास उसके तमाम जो है ना वो एवरेजेस आएंगे। अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं जी फ्रैक्टाइल्स की, पोजीशनल एवरेजेस की, जो कि हमारे डाटा की वैल्यू की बजाय पोजीशन पे बेस कर रही होती हैं
और वो पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वैल्यूज को तमाम एक फट्टे पे लिख देते हैं और उस फट्टे को जब हम सेंटर से काटते हैं तो जो वैल्यू उधर उस जगह पे लिखी होती है जहां से हमने उसको कट लगाया है, हम कहते हैं कि वो मीडियन होती है। इसी तरीके से अगर हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो है ना ये क्वार्टाइल्स बन जाएंगे। वो क्वार्टाइल, इसको भी क्वार्टाइल कहेंगे, इसको भी क्वार्टाइल कहेंगे और इसको भी क्वार्टाइल कहेंगे। तो जो क्वार्टाइल जो है वो डाटा को जो है ना वो सबसे पहले 25% के पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखें इसमें भी 25% वैल्यूज होंगी, इसमें भी 25%, इसमें भी 25% और इसमें भी 25%। तो इस तरह का जो क्वार्टाइल होता है इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं, इसको थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं। ये मिनिमम वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है। और जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है इसे हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और थर्ड क्वार्टाइल को फिर अपर क्वार्टाइल कहेंगे। और मजे की बात यह है कि जो सेकंड क्वार्टाइल है ये बिल्कुल उसी जगह पे होता है जहां पे मीडियन होता है। तो हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि जो मीडियन होता है वो सेकंड क्वार्टाइल के इक्वल होता है। मीडियन इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल। एक डाटा सेट के अंदर से जब मीडियन निकालेंगे तो वही सेकंड क्वार्टाइल होगा। सिमिलरली अगर हम डाटा को 4 की बजाय 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट एक डिसाइल कहलाएगा। हर पार्ट की जो पोजीशन है जब वो उसको पार्ट कर रहे हैं तो 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक डिसाइल कहलाएगा। और अगर हम डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर डिवाइडर जो है, ये जो डिवाइड कर रहा है डाटा को 2 पार्ट्स में, इसको हम क्वार्टाइल कहेंगे, राइट। सॉरी, इसको हम परसेंटाइल कहेंगे। तो डाटा सेट जैसा मर्जी हो, ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, जो डाटा की जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी है इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है जी, आप फर्स्ट करें फाइंड आउट करना चाहते हैं जी क्वार्टाइल, तो आप अपने जहन में सोचें कि क्वार्टाइल्स कितने होते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बनाया ना क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको कट कितने लगाने पड़ते हैं, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे 2 चीजें देखनी है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने कौन सा जो है ना वो फ्रैक्टाइल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, मतलब कौन सी जो है ना वो क्लास फाइंड करनी है, मीडियन फाइंड करना है, क्वार्टाइल फाइंड करना है, डिसाइल फाइंड करना है या परसेंटाइल फाइंड करना है। और उसके बाद आपने अपने आप से ये पूछना है कि आपने कौन सा क्वार्टाइल या डिसाइल फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 में डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद आपने जो है ना वो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है जो फ्रैक्टाइल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पे है। और जब आप उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे फिर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू ऑन दैट पोजीशन क्या है। और ये दोनों के लिए सेम होगा, सिंपल ये सॉरी ये ग्रुप डाटा के केस में भी सेम होगा और अनग्रुप डाटा के सेम में भी केस में भी सेम होगा। ठीक है जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट करें, देखें रिपीट तो नहीं मैं कर सकूंगा क्योंकि मैंने 10:15 बजे तक सेशन खत्म करना है और ये पूरा चैप्टर पूरे 2 चैप्टर्स कराने हैं। तो जनाब मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल से चीजें करा दूं एक दफा, उसके बाद जहां जहां पे आपको वॉइस तक मिल रही है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसी सेशन की रिकॉर्डिंग जो है ना वो जैसे मैं पुराने सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ आपको वो भी मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव सेशन में साथ साथ देखें रिकॉर्डिंग। ये जो रिपीट करने बैठा तो फिर शायद हम लोग इसी चीज को करते रहेंगे क्योंकि अगर मैं फिजिकली किसी क्लास में पढ़ा रहा होता तो शायद पूरे दिन में हम लोग सिर्फ ये एवरेजेस के बारे में ही बात करते। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी जाएं, जहां जहां पे नीड हो वहां वहां पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को करें। ठीक है जी, तो जो है ना वो इसलिए आप प्लीज इस सेशन को उस हिसाब से ध्यान में रखिए कि हम ऐसे चलते हैं। बहरहाल हमने बात की कि जब हम लोग क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं थर्ड क्वार्टाइल, तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत ईजी है। पोजीशन इज आई इंटू एन प्लस वन ओवर डी। अच्छा, डी क्या होता है, डी होता है कि डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, और क्वार्टाइल के केस में डाटा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 में। अगर हम लोग डिसाइल फाइंड कर रहे होंगे तो डी कितना होगा, 10। अगर हम परसेंटाइल फाइंड कर रहे होंगे तो डी कितना होगा, 100। और अगर हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे होंगे तो डी कितना होगा जी, अगर हम मीडियन फाइंड कर रहे होंगे तो डी होगा 2। तो ये आपने इस तरीके से डी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एन जो है ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आपके पास कितनी है, और जो आई है दैट इज के आप कौन सा वाला फ्रैक्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो यहाँ से क्यू से निकलेगा डी इज इक्वल टू 4 और 3 का मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू 3।
अगर आप लोग 45th डिसाइल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, 45th डिसाइल, तो इसका मतलब ये है कि आपके इस फॉर्मूले के अंदर n जो है वो भी जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो तो होंगी, i जो होगा वो 45 होगा, और जो d होगा, जो स्मॉल d फार्मूला में डिनोमिनेटर में जो आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 10। तो 45th डिसाइल तो होता नहीं है, 45th परसेंटाइल होगा, मुझे भी क्या हो गया। अच्छा जी, 45th परसेंटाइल अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग बात करेंगे कि n तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है वो होंगी, और i जो होगा वो 45 होगा, और जो d होगा वो इस केस में 100 होगा, क्योंकि d कहाँ से निकलता है, वो निकलता है कि आपने कौन सी पोजीशन एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो दिस विल बी आवर स्टेप नंबर 2, और ये ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए होगा। अब जो अगला काम है, जब आपके पास एक पोजीशन आ गई तो आपने उस पोजीशन से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ग्रुप और अनग्रुप दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप में भी देखेंगे, सॉरी अनग्रुप डाटा में भी देखेंगे, और ग्रुप डाटा में ये वाली वैल्यूज है ना, इनको ध्यान में रख के बात करेंगे। ठीक है जनाब। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है जी 4.5 पोजीशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि फोर्थ पोजीशन प्लस 0.5 ऑफ नेक्स्ट पोजीशन, यानी कि फिफ्थ पोजीशन माइनस फोर्थ पोजीशन। ठीक है ना जी। अब देखिए, आपको अगर कहा जाए 4.5 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 4 किलोमीटर तो आप पूरे चले, और उसके बाद अगले 1 किलोमीटर का भी आपने हाफ चल लिया। तो 4.5 का मतलब ये है कि 4 पूरा। तो आप देखेंगे फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो, और उसके बाद फिफ्थ और फोर्थ पोजीशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। सिमिलरली इफ यू हैव 4.95, जो कि वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन चलें हम फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कर लेते हैं कि फोर्थ पोजीशन प्लस 0.95 ऑफ फिफ्थ माइनस फोर्थ पोजीशन, राइट। तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डाटा जो है वो ग्रुप्ड डाटा है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एल प्लस एच ओवर एफ इंटू आई एन ओवर डी माइनस सी। अच्छा जी, यहाँ पे जो चीजें हैं समझने वाली वो ये है कि एल जो है ना वो लोअर क्लास बाउंड्री है इसकी उस क्लास की जिस क्लास में ये पोजीशन वैल्यू अवेलेबल है। तो जो स्टेप नंबर 3 है ग्रुप डाटा के केस में, इसमें समझ लें कि दो आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। 3A इज यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड क्लास। सबसे पहले तो आपने वो रिक्वायर्ड क्लास फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर आपने ये एल प्लस एच ओवर एफ इंटू आई एन ओवर डी माइनस सी लगा। अच्छा, आपने वो रिक्वायर्ड क्लास फाइंड आउट करनी। अच्छा जी, वो रिक्वायर्ड क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने देखना है कि जो आपकी पोजीशन आई है 4.5, ये कौन सी क्लास के लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में मौजूद है। ठीक है जी। तो जब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड क्लास। और अगर आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में उसे हम मीडियन क्लास कहेंगे। इस क्लास के ऊपर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एल विच इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द रिक्वायर्ड क्लास, एच इज द हाइट ऑफ रिक्वायर्ड क्लास, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायर्ड क्लास, जो क्लास आपकी 3A से निकलेगी। उसके बाद आई क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि आई जो होता है वो ये होता है कि आप कौन सा जो है ना वो ये फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रैक्टाइल। और उसके बाद एन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर डी। एन इस केस में सॉल्यूशन एफ के इक्वल होगा माइनस सी। तो डी जो है वो क्या होगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, तो अगर आप थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं तो डी 4 होगा और आई 3 होगा। एन इज द नंबर ऑफ वैल्यू सॉल्यूशन एक्चुअली जिसे हम कहते हैं, और सी इज द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबव द मीडियन क्लास, यानी कि उससे पीछे वाली क्लास जो है ना वो। तो ये फॉर्मूले आपने बहुत इजीली जो है ना वो याद कर लेने हैं, आपको इन सारे फॉर्मूला की समझ भी आ जाएगी, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि एग्जामिनर कभी कभार आपसे पूछता है कि अच्छा बताएं जरा कि जी फोर्थ डिसाइल और मीडियन में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, काफी सारे बच्चों ने कहा सर वॉइस। अच्छा जी, मीडियन बड़ा होगा कि डिसाइल बड़ा, ये फोर्थ डिसाइल बड़ा होगा।
तो अगर हम लोग फोर्थ डिसाइल की बात करें तो दिस इज एक्चुअली 40% ऑफ द डाटा, ये 40% ऑफ द डाटा पे जाके आपको मिल रहा होगा और मीडियन आपको हाफ वे टू द डाटा मिलता है। तो हम ये कहेंगे कि मीडियन जो है ना वो बड़ा होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि नीचे छोटी वैल्यूज हैं और ऊपर बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम लोग डाटा को क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो सॉर्ट कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से फोर्थ डिसाइल छोटा होगा और मीडियन बड़ा होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन जो है ना इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से इसके अलावा और किसी और तरीके से सवाल एग्जामिनर नहीं बना के पूछता है। हम लोग आगे चलते हैं जी। मॉड की बात करते हैं। मॉड जो है ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड एवरेजेस होती हैं। ठीक है जी, कि किसी एक डाटा के अंदर ऑब्जर्वेशंस में कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है ना वो मॉड कहते हैं। मॉड जो है ये शॉर्ट है मॉडल का। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो रही है वो मॉडल कहलाएगी, मॉड कहलाएगी। ठीक है जी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। और अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा हो तो उसको फाइंड आउट करना तो बहुत ही ईजी है। हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है और वो वाली वैल्यू जो है ना वो हमारा मॉड हो सकती है। अच्छा जी, और अगर आपके पास अनग्रुप डाटा हो तो अनग्रुप डाटा के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आपने फिर इसके भी दो स्टेप्स करने होते हैं। कि स्टेप नंबर 1A, सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना वो मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है। मॉडल क्लास ऐसी क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो मॉड के केस में आपको जो रिक्वायर्ड क्लास रिक्वायर्ड होती है वो क्लास होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और वो आप देख लेंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर। और अगर हम लोग इससे पीछे वाले की बात करें तो जो जब हम पोजिशनल एवरेजेस फाइंड आउट करते थे तो हम उस क्लास को अज्यूम करते थे जिस क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर वो हमारी जो पोजीशन है वो फॉल कर रही होती थी। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा के अंदर स्टेप नंबर 1 इज कि आप मॉडल क्लास जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। और स्टेप 2 में हम लोग जो है ना ये फॉर्मूला लगाते हैं विच इज एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। तो एल जो होता है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास होती है। एफ एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ वन फ्रीक्वेंसी अबव देन मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और एफ टू जो है उससे नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ये एच होता है वो हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं। एक होता है जी यूनी मॉडल डाटा, ऐसा डाटा जिसमें सिर्फ एक सिंगल मॉडल होता है, सिंगल मॉड होता है। ठीक है, आपके पास अक्सर ऐसा डाटा होता है कि जी जिसमें जो है ना वो सिंगल मॉड आ रहा होता है डाटा जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि मॉडल जो है ना किसी भी जो डाटा होता है उसमें नॉर्मली एक मॉडल होता है जिसे हम यूनी मॉडल डाटा कहते हैं, सिंगल मॉड होता है। ठीक है जी, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे डाटा सेट्स भी होते हैं जो डबल मॉडल होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मॉड हो सकते हैं। ठीक है जी, आपने ऐसा डाटा भी देखा होगा, बल्कि एक दो क्वेश्चंस भी देखे होंगे जिसमें आपको उसने अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है 1 2 3 5 3 5 2 1 3 5 3, इस तरीके से डाटा आ रहा है। तो आप यहाँ पे जब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो 3 1 2 3 4 और 5 दफ़ा आया हुआ है, तो यू विल से कि जनाब इसका मॉड जो है ना वो 5 है। तो इस तरह का डाटा यूनी मॉडल डाटा कहलाता है। और मैथ स्टैट्स के गुरुज ये कहते हैं कि कुछ ऐसे डाटा सेट भी हो सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा मॉडल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव दिस डाटा सेट, तो इस डाटा सेट में दो मॉडल्स हैं, 3 भी है और 5 भी है। ये दोनों 5 5 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये सारे जो है ना ये 5 5 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। तो डाटा में एक से ज़्यादा मॉडल्स हो सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करेंगे एक ऐसा डाटा सेट है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 3 या 4 मॉडल्स हैं, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, असल में डाटा में इतने ज़्यादा मॉडल्स नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने देखा और स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि सिंगल मॉडल हो सकता है डाटा में, डबल मॉडल हो सकते हैं, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म का डाटा होगा तो उसमें 3 मॉडल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉडल्स की वैल्यूज़ हम लोग मॉडल्स बढ़ाते चले जाएं, जी नहीं इस डाटा में तो 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा
दफ़ा रिपीट हो रही हैं और 4 वैल्यूज़ हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट ही होती जा रही हैं, तो फिर हम लोग उसमें ये बात बताएंगे कि नहीं यार, मॉडल फिर इसका ये नहीं होगा, इसका ये मॉड नहीं होगा, डाटा जो है वो इनसफिशेंट है, डाटा कंप्लीट नहीं है, मज़ीद डाटा कलेक्ट करना चाहिए, सैम्पल अभी हमारा ठीक से जो है ना वो कलेक्ट नहीं हुआ। तो जब तक हम उस सैम्पल को सिलेक्ट नहीं करेंगे पूरा, उस वक्त तक हमारे पास मॉडल सामने निकल के नहीं आएगा। ठीक है ना। हम लोग फ़र्ज़ करेंगे मॉडल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से उसमें 5 मॉडल्स निकल रहे हैं, 5 मॉड्स आ रहे हैं, 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हैं और इक्वल टाइम्स रिपीट हो रही हैं। तो हम कहेंगे कि ये फिर डाटा हमारे पास ठीक नहीं है, हमें मज़ीद डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि कुछ वैल्यूज़ मज़ीद रिपीट होती चली जाएँ और उसके बाद वो आ जाएँ। और अगर वाकई ऐसा डाटा हो तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अनरियलिस्टिक हो सकता है कि 2 से ज़्यादा मॉड हों, 1 या 2 मॉड होते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। अब कोई आपको सवाल आए और उसमें जनाब उसने इस तरह से वैल्यूज़ दी हों और आप कहें कि जी 1 2 3 4 5, तो इसके जो है ना वो 2 भी इसका मोड है, हम कहेंगे जी इसके 3 मोड्स हैं, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, तो ये जो है ना ये गलत बात होगी। ठीक है, ये मतलब अंडरस्टैंडेबल बात नहीं है। ठीक है जी, इस तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू डू नॉट हैव मॉड इन डाटा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है और आपको मॉड चाहिए फॉर द पर्पज सम कैलकुलेशंस, तो एक मीन मीडियन और मोड के दरमियान में रिलेशनशिप होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है जी, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द मॉड, आपने मॉड फाइंड आउट करना है तो फिर आप 3 मीडियन माइनस 2 मीन कर दें। अच्छा, अब आपके पास ये डाटा सेट है और आपने मॉड निकाला ये, और आपको डाटा जो है ना वो उसमें से आप एक मोड को समझ लें कि मोड को ढूंढने का भी एक तरीका हो सकता है, टू फाइंड आउट द मॉड। आपके पास डाटा कंप्लीट नहीं है, आपके पास बहुत सारे मॉड्स आ रहे हैं, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आप इनमें से ये वाला रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, तो जो वैल्यू इन 4-5 में से ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होगी ना वो मॉड होगा। तो एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जा सकता है जो कि ये बताए कि आपका जो मॉड है वो क्या होने वाला है और कहाँ पे है। ठीक है जी, मॉड को फाइंड आउट करने का तरीका यही है, लेकिन ये रिलेशनशिप भी आपको मॉड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। अगली चीज़ ये है कि मीन मीडियन और मॉड के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, क्या मीन बड़ा होता है या मीडियन बड़ा होता है या मॉड बड़ा होता है, इन तीनों दिनों में से कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, क्या होना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमारे पास अवेलेबल होता है वो बड़ा मज़े का होता है। ठीक है जी, यहाँ पे मीन मीडियन और मोड में कोई भी रिलेशन पाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि मीन बड़ा हो मीडियन से और मीडियन बड़ा हो मोड से, या ये भी हो सकता है कि ये छोटा हो और ये छोटा हो। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि मीडियन हमेशा सेंटर में होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है कि मीडियन जो है ना इन दोनों के सेंटर में होगा। ऐसे भी हो सकता है कि मीन मीडियन और मोड बिल्कुल बराबर हो, ये तीसरी ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो इन तीनों सिचुएशंस के कुछ नाम हैं जो कि हम इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन पढ़ रहे होंगे। तो मीन मीडियन और मोड का जो रिलेशनशिप है वो ये भी हो सकता है कि ये मीन बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है और मोड उससे छोटा है, या ये भी हो सकता है कि मीन छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मोड उससे भी बड़ा है, या ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के डाटा सेट्स होंगे, इस तरह के डाटा सेट का एक डिफरेंट नाम है जिनको हम लोग जो है ना वो सिक्यूनेस में जाके पढ़ेंगे, जो कि अभी शायद हम लोग सेशन एंड के ऊपर ये बात कर रहे होंगे। आगे चलते हैं जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच वाज अ सेकंड टाइप ऑफ डाटा। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि जी मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये बताता है कि डाटा में फैलाव कितना है, डाटा में स्प्रेड कितना है। हमने पहले डाटा का सेंटर फाइंड किया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर, मोस्ट के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था डाटा का सेंटर। अब हम लोग मॉड मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, स्प्रेड। कि डाटा का सेंटर तो चले हमें पता चला, अब डाटा उससे आगे पीछे कितना फैला हुआ है, इस स्प्रेड से भी हमें डाटा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये दो डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है ये सिर्फ सिंगल डाटा सेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, कि एक डाटा में कितनी जो है ना वो डिस्पर्शन है। However, if you want to compare the dispersion of two data sets, अगर आपके पास दो डाटा सेट्स कंपेयर करने के लिए हैं और वो जो टू डाटा सेट्स हैं वो उनकी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी
वैल्यूज़ डिफरेंट है, ठीक है जी, तो फिर हम लोग एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बजाय रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि इन दोनों डाटा सेट्स को जिनके यूनिट्स या वैल्यूज़ डिफरेंट है उनको कैसे कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें कि आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं जिनका यूनिट या वैल्यू सेम है, ठीक है जी, तो हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट व्हेन वी कम टू द डिफरेंट यूनिट्स, या हम जब डिफरेंट डाटा सेट की बात करते हैं तो उस वक्त हम लोग रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। बहरहाल ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें बताती है कि एब्सोल्यूट क्यों यूज़ करते हैं और रिलेटिव क्यों यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के छोटे छोटे बहुत सारे फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला है रेंज, सबसे सिंपल और सबसे वधिया फार्मूला। ये आपको बताता है कि डाटा में फैलाव कितना है, एक्स एम, ठीक है जी। अभी तक हम लोगों ने एक्स एन पढ़ा था कि हम किसी भी वैल्यू को एक्स एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जो डाटा सेट में सबसे बड़ी है। एक्स नॉट जो होता है दिस रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू, इसको जीरो या ओ कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेंज। सेमी इंटर रेंज, सेमी इंटर रेंज का मतलब है हाफ ऑफ द रेंज, तो रेंज का फार्मूले को टू पे डिवाइड करना है। इसी तरीके से क्वार्टाइल रेंज जो होगी वो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल होगी। अब ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है, ठीक है जी। अच्छा, क्वार्टाइल ग्रुप डाटा के लिए फाइंड कैसे करते हैं वो आपको पता है, और अनग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको पता है। हम इससे पहले जब हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ रहे थे उस वक्त हम लोगों ने उसको बड़ी डिटेल से देखा था, ठीक है जी। इसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, दिस इज द फार्मूला Q3 माइनस Q1/2। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं, सिंपल है अप्लाई करना। यहाँ पे जो एक सवाल आता है वो ये आता है कि इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए ग्रुप्ड डाटा तो वो क्या होनी चाहिए। इसमें दो अप्रोचेज हैं। देखिए, आपके पास ग्रुप डाटा है, आपके पास वैल्यूज नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो लोअर क्लास मतलब अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, दिस विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। या एक दूसरी अप्रोच है, वो ये कहती है कि मिड पॉइंट ऑफ लास्ट क्लास इज योर मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी भी दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये कहती है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इज योर मिनिमम वैल्यू, और एक अप्रोच ये कहती है कि मिड पॉइंट ऑफ, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, ऑफ द फर्स्ट क्लास विल बी योर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो ये आपने यहाँ पे रेंज में पुट आउट करनी होती है, ठीक है जी। इसी तरीके से दो और फार्मूलाज होते हैं। एक होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, जिस जो होता है जी समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, ठीक है जी। और दूसरा इसके फार्मूला हो सकता है वेरिएंस के केस में वही होगा जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है जी। दूसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है एक तो ये है, दूसरा ये हो सकता है जी समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है जी। दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए ये डिफरेंट टाइप से जो है ना आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, कि जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सिंगल डाटा सेट की बात करनी होती है या हमने मल्टीपल डाटा सेट्स की बात करनी है, उनके कंपैरिजंस करने हैं, मल्टीपल डाटा सेट विद सेम यूनिट्स, जो सेम यूनिट्स के साथ हों। केजीज में है तो केजीज में ही दूसरा यूनिट हो। इस तरीके से अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हाउएवर, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप का डाटा सेट्स हैं जो जिनके दरमियान में आपने डिस्पर्शन का कंपैरिजन करना है तो आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो तीन होते हैं। एक होता है जी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है कोफिशिएंट। अब ये जो कोफिशिएंट होता है ना, ये बड़ा मजे का वर्ड होता है। कोफिशिएंट नॉर्मली रिलेटिव वैल्यूज़ को ही, रिलेटिव फार्मूलाज को, रिलेटिव क्वांटिटीज़ को ही कोफिशिएंट कहते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ के नाम में कोफिशिएंट आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये तो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फार्मूला, आपके पास दो डाटा सेट है, आप उन दोनों डाटा सेट्स में कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट कर लें, उनको आपस में कंपेयर कर लें, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी इसे कहते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ
रेंज ये आपको बताएगी कि कौन से डाटा सेट में डिस्पर्शन ज़्यादा है। जिसका आंसर हायर होगा, हायर जिसका आंसर होगा उसमें ज़्यादा डिस्पर्शन है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन को कंपेयर करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है जी। एक्चुअली तो जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं उन सब के साथ 100 मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आपके पास एक परसेंटेज डिस्पर्शन आ जाती है। जब भी आप किसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स के आपके पास जो आंसर आने वाला है डैट इज़ इन परसेंटेज। तो परसेंटेज डिस्पर्शन जो होती है वो आप दो डिफरेंट डाटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनर सवाल पूछता है, वो आपको कहता है कि जी एक बंदे ने जो है ना वो इतना डिस्टेंस किया और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी है, उसका मीन इतना है, और दूसरे बंदे ने इतना डिस्टेंस लिया जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी, मीन इतनी है। तो ज़रा बताएं कि कौन सा जो है ना वो ज़्यादा लेस डिस्पर्स है। ठीक है जी। तो हम लोग उसका जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV फाइंड करते हैं, और CV जिसका लोअर होता है वो कम डिस्पर्स्ड है, वो कम उसमें डिस्पर्शन या उसमें वेरिएशन कम है, या हम कह सकते हैं जिसमें वेरिएशन कम होती है उसमें कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज़्यादा होती है। लोअर वेरिएशन मींस मोर कंसिस्टेंसी। ठीक है जी। हम लोग आगे चलते हैं। दो और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मीन से रिलेटेड हैं। एक है जी कंबाइंड मीन। आपके पास दो डिफरेंट सेम टाइप के डाटा सेट्स हैं, सेम टाइप के डाटा सेट्स हैं, और उनका अलग अलग जो है ना वो आपके पास मीन अवेलेबल है, जिन्हें हम सेपरेट मीन कह सकते हैं। और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इनका कंबाइंड मीन क्या होगा। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेट इज़ कंबाइंड मीन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लास में एवरेज हाइट है, बॉयज़ की अलग है और गर्ल्स की अलग है। ठीक है ना जी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि सेम टाइप का डाटा सेट है और आप उनकी एक कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप कहते हैं नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनकी कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। जो कि हमारे लिए इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होगी, तो इट इज़ कॉल्ड कंबाइंड मीन। ऑन दी अदर हैंड वेटेड मीन एक ऐसा मीन होता है जिसमें सेम टाइप नहीं है, जिसमें डिफरेंट टाइप या डिफरेंट वैल्यू की चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। डिफरेंट वैल्यू सेट होता है और आप उनको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, एक वेट असाइन कर देते हैं, और उस वेट की बेस पे आप फाइनल मीन निकालते हैं। तो एक होता है जी कंबाइंड मीन, जिसमें सीधा सीधा आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ पकड़नी है, पहले की और दूसरे की, और उनको उनके अपने अपने मीन से मल्टीप्लाई करके N1 M1 से जो है ना वो कर देना। यानी कि N मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हर एक में, और जो M है डैट मीन्स के हर ऑब्जर्वेशन का मीन। तो हर एक की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर एक के नंबर ऑफ मीन से मल्टीप्लाई N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 एंड सो ऑन, जहाँ तक आपके पास डाटा सेट जा रहा है। और अगर आपने इसको पूरा कंप्लीट नोटेशन में लिखना है तो एंड पे एक और प्लस लगेगा, फिर लगेगा कैपिटल N N कैपिटल M N। इसका मतलब ये है कि आप अब बात कर रहे हैं एंड तक जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं या जितनी नंबर ऑफ अलग अलग मीन है, आप उनका कंबाइंड मीन निकालना चाहें तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये जो वेटेड मीन होता है ना, इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन का या हर एक मीन का एक वेट असाइन कर दिया जाता है। वेटेड मीन की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है ना वो आपको मिलेगी जब आप अपना आपने मैट्रिक FSC वगैरह करने के बाद कहीं कोशिश की हो अगर MD कैट में एडमिशन लेने के लिए, तो वो एक आपका परसेंटाइल रैंक बनाते हैं। ठीक है, उसे यूज़ करते हैं, उसे वर्ड यूज़ करते हैं परसेंटाइल रैंक। ठीक है, उसका हमारे ये वाले उस परसेंटाइल से कोई ताल्लुक नहीं है जो कि हम लोग जो है ना वो अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसको परसेंटाइल रैंक कहते हैं। वो कहते हैं जनाब जितने आपके मैट्रिक के नंबर हैं उसको 10% वेट दिया जाएगा, जितने आपके FSC के नंबर हैं उसको 40% वेट दिया जाएगा, और जितने आपके एंट्री टेस्ट के नंबर्स हैं उनको 50% वेट दिया जाएगा। और आपको कहा जाता है कि जी आप जो है ना वो आप अपना परसेंटाइल खुद ही डिफाइन कर लें। तो ये है जी वो वेट जो आपको अवेलेबल होगा। और आपके पास रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है जी आपने मैट्रिक में लिए थे 90% मार्क्स, FSC में आपने लिए थे
80% मार्क्स, और एंट्री टेस्ट में आपने लिए थे 85% मार्क्स। अगर आपने लिए होते तो आप मेरी बात आज ना सुन रहे होते, आप इस वक्त जो है ना वो मेडिकल में एमबीबीएस कर रहे होते या इंजीनियरिंग कर रहे होते। बहरहाल आपने इतने मार्क्स नहीं लिए, चलें कोई बात नहीं, फिर भी आप जो है ना वो सेफ हैंड्स में हैं। तो आपने जो कंबाइंड वेट फाइंड आउट करना है उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहली वाली वैल्यू विच इज़ 90%, तो 90% को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट के साथ, तो वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय वेट। उसका वेट कितना है जी 10%, प्लस जो आपके दूसरे मार्क्स थे 80%, उसका वेट कितना है जी 40%, प्लस जो आपने तीसरे मार्क्स हासिल किए थे, इनके गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। वैसे आपको पता है अगर ब्रैकेट्स ना भी लगाएंगे तो यू नो कि पहले मल्टीप्लिकेशंस करनी है फिर एडिशंस करनी है। ठीक है जी, 50% इंटू 85%। ठीक है जी, तो डिवाइड करना है सम ऑफ वेट्स के साथ। ये जो W1 प्लस W2 प्लस W3 है, इसकी जगह पे मैं समीशन W भी लिख सकता था। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसकी जगह पे समीशन N भी लिख सकता था, कैपिटल N, और ऊपर मैं समीशन एन एम भी लिख सकता था कि जी n को m से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हर एक को ऐड करें। तो वो ये वही बात है जो यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है। तो कंबाइंड मीन क्या होगा जी, समीशन डब्ल्यू एम, यानी कि हर वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, सम ऑफ वेट। ठीक है जी, तो नीचे वेट क्या है जी, वेट है जी 10% प्लस 40% प्लस 50%, तो नीचे तो बन जाएगा 1। जब आप ऊपर वाली कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास बनेगी जी 9%। 90 का 10% 9 होता है, 80 का 40% कितना होता है जी 36% होता है जी, 32% सॉरी, और 85 का 50% यानी कि 85 का हाफ 42.5%। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका 74.5 और 9 83.5% जो है ना ये आपकी बन गई। इसके साथ डिवाइड करना था 10 प्लस 40 प्लस 50 100% यानी कि 1, तो ये आपकी परसेंटाइल बन गई। यानी कि हर एक वैल्यू को, हर एक मीन को आपने एक स्पेशल वेट असाइन कर दिया है, और उस वेट की बेस पे अब कैलकुलेशन होगी, और वो वाला जो वेट है वो आपकी जो हर वैल्यू है उसका टोटल में जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको डिफाइन कर रही होगी। अब एग्जामिनर यहाँ पे भी जो है ना वो चवली हो जाता है, वो कहता है जनाब आपको जो है ना वो दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देगा। आपको कहेगा जनाब ऐसे करें, ये आपका कंबाइंड मीन है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं पहले डाटा सेट की, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं दूसरे डाटा सेट की, मीन दूसरे डाटा सेट का दे देगा, ये दोनों चीज़ें भी दे दी, आपको कहेगा M1 फाइंड करें। लो जनाब, इस तरह का सवाल है तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आप फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, जो चीज़ रह गई है उसको अलग करते जाएं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लेते जाएं, और बाद में आप कैलकुलेट कर लें। सिमिलरली वेट्स वगैरह भी दे दिए जाते हैं। अच्छा, ये ज़रा जहन में रखिएगा कि जब हम लोग वेट्स परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके तमाम वेट्स का सम जो है वो 100 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने देखना है क्वेश्चन में कहीं गलती होगी। हाँ, अगर वेट जो है वो रिलेटिव दिए हो, एक और चीज़ हो सकती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव वेट्स, उसका भी जिक्र कर लेते हैं जी। अब लगे हाथ, अगर मुझे ये ब्लैक स्क्रीन करने दे, तो अगर वेट्स आपके रिलेटिव वेट्स हैं, अब रिलेटिव वेट्स क्या होते हैं, आपको कहा जाता है कि जी आपके मार्क्स हैं एफएससी के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके मार्क्स हैं जी 40, इसके मार्क्स हैं जी 30, इसके मार्क्स हैं जी 42, इसके मार्क्स हैं जी 35 और 45। और आपको जो वेट्स दिए जाते हैं दीज आर नॉट इन परसेंटेज। तो फिर वेट, इसको मैंने कहा इसको 1 का वेट दे दो, मैथ को बल्कि 3 का वेट देते हैं, इंग्लिश को 1 का, फिजिक्स को 4 का, केमिस्ट्री को 3 का, बायो को 3 का। तो ये वेट जो है इनका सम, देर इज़ नो रूल के इसका सम क्या हो सकता है। आपने सिंपल जो है ना हर वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद डिवाइड करना है सम ऑफ वेट के साथ, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 14, राइट। तो आपने 40 × 3 मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई किया, सारे मल्टीप्लाई करके सम निकाला, दैट विल बी द समीशन ऑफ वैल्यूज इनटू वेट डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट, तो यू विल गेट द
कंबाइंड वेटेड मीन, राइट। तो ये जो था ये था आपका वेटेड मीन। अच्छा जी, हम लोग वापस चलते हैं जी। हम लोग बात कर रहे थे जी, अभी करते हैं ब्रेक करते हैं, बच्चे थक गए हैं, ब्रेक करते हैं बिल्कुल। हम लोग आगे चलते हैं। ये आखिरी चीज़ होगी, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। या कभी कभार आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वो कहता है जी जनाब हम लोग जो है ना वो चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं या चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं, तो किन की वैल्यूज़ के ऊपर क्या क्या फ़र्क आएगा। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव x1 x2 x3 x4, और आप हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर दें। ये जो x1 है ये x1 प्लस 4 हो जाएगी, x2 जो है ये x2 प्लस 4 हो जाएगी, x3 जो है वो x3 प्लस 4 हो जाएगी, x4 जो है वो x4 प्लस 4 हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है 3 5 9 7 8 और आप हर एक में 4 ऐड करते जा रहे हो, तो दिस इज 7, दिस इज 9 13 11 एंड 12। तो ये जो ऑब्जर्वेशन नया डाटा सेट बना है, ये पीछे वाले डाटा सेट में सिंपल 4 ऐड करने से आ रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है जी। अच्छा, चेंज ऑफ ओरिजिन के केस में मीन और मीडियन पे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्ज़ करें, कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, टाइम ज़ाया होगा। इस डाटा सेट का जो मीन है वो निकल रहा है जी 3 5 7 9 8, ये कुछ बन रहा है जी 6.9 के आसपास बनेगा। अगर इस डाटा सेट का मीन 6.9 के आसपास है, तो मीन और मीडियन के बारे में वो कहता है कि सेम इफेक्ट होगा। इस डाटा सेट का जो मीन है दैट विल बी इक्वल टू 10.9। ठीक है जी। तो इसे हम चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। ये छोटा सा टेबल है जिसमें आपको हर चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी कि अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल करते हैं एक डाटा सेट के अंदर, तो मीन और मीडियन जो है उनके ऊपर सेम इफेक्ट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वेरिएंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसकी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फॉर एग्जांपल 20 है, तो इस डाटा सेट की भी स्टैंडर्ड डेविएशन 20 ही आएगी। ठीक है जी। अगर इसकी वेरिएंस जो है वो कुछ है, तो इसकी वेरिएंस इसकी भी जो है ना वो उतनी आएगी। इसकी वेरिएंस कितनी बनेगी, 400 बनेगी, तो इसका भी वेरिएंस जो है ना वो 400 ही बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से इफ़ यू चेंज, जो आप चेंज कर रहे हैं वो चेंज ऑफ स्केल है, तो उस केस में आप वो कैसे करेंगे कि यानी कि हर एक वैल्यू को किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या उसमें वो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो डिवाइड कर रहे हैं आप उसके साथ। तो मीन और मीडियन के केस में भी सेम इफेक्ट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी सेम इफेक्ट होगा, और वेरिएंस के केस में सेम इफेक्ट 2 दफ़ा हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आप तमाम ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो वेरिएंस होगा इस डाटा सेट का, ये 2 दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास एक डाटा सेट है, आप उसको कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इस डाटा सेट का जो वेरिएंस होगा वो 2 दफ़ा डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब इनके क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होती है, उन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो है ना वो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जी इस सेशन को। अब हम लोगों ने जो बात डिस्कस करनी है डैट इज़ कि जैसे जैसे हमारे पास डाटा बढ़ता चला जाता है, या जैसे जैसे हम डाटा ज़्यादा कलेक्ट करना शुरू कर लेते हैं, डाटा को प्रेजेंट करना भी एक पूरी साइंस बनता चला जाता है। वो हमें जो है ना वो उस डाटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, डाटा के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से हैं, उनको हम लोग प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के डाटा प्रेजेंटेशन वैल्यूज़ जो चीज़ें हैं ना वो देखना शुरू करने लगे हैं। तो अभी जो ब्रेक से पहले हमने जो पढ़ा था डैट वाज सम सॉर्ट ऑफ डाटा समराइजेशन, कि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डाटा को समराइज़ कैसे कर सकते हैं, उसमें से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जा सकती है। अब जो हम लोग इस ब्रेक के बाद जो सेशन करने लगे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाना चाहिए, जो कि एक मीनिंगफुल वे भी हो, और लोग जो हैं वो इसको ना सिर्फ समझ सकें बल्कि इसमें से इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो कंटिन्यू करते हैं जी। हमने बात की कि जैसे जैसे हमारे पास डाटा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा आती जाएगी, जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज करते चले जाएंगे, वी नीड सम मोर इंटेलिजेंट वेज टू प्रेजेंट द डाटा। ठीक है जी। अब अगर डाटा आपके पास ज़्यादा हो गया है, तो आपको सिर्फ उसको ऐसे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के तौर पे लिखना जो है ना
वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करेगा। यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये डाटा क्या है, इसके ट्रेंड्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है, तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। तो फिर स्टार्ट्स के अंदर कुछ रूल्स हैं कि वो डाटा को प्रेजेंट करने के हवाले से कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि यार अगर आपके पास इस तरह का डाटा हो तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ऐसा डाटा हो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है जी, तो ये गाइडलाइंस जो है ये अब हम लोग पढ़ने लगे हैं। और फर्स्ट करें कि अगर आपके पास डाटा है थोड़ा, आपके पास डाटा है जी 6 ऑब्जर्वेशन है, 1 3 9 3 4 5, तो ये तो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसमें जो सबसे जो बेसिक जो प्रेजेंटेशन के हवाले से आप इसमें चेंज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। ठीक है जी, अब ये भी एक बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन है कि आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस थिंग्स फ्रॉम दिस डाटा, वेरियस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डाटा। लेकिन अगर आपके पास डाटा थोड़ा और ज़्यादा हुआ है, यानी कि आपने टोटल 30 ऑब्जर्वेशंस ली हैं, तो शायद इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने से आपको कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास यूनिक वैल्यूज़ आप देखें कितनी है डाटा के अंदर, तो अगर आपके पास यूनिक वैल्यूज़ कम है, ऑब्जर्वेशन चाहे ज़्यादा भी हैं, 30 हैं 50 हैं, इफ़ यू हैव लेसर यूनिक वैल्यूज़, तो आपको जो प्रेजेंटेशन मेथड होना चाहिए दैट शुड बी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं, अनग्रुप्ड हैं, एक एक वैल्यू है और उसकी वो कितनी कितनी दफ़ा रिपीट हुई है ये बता दें। तो बजाय इसके कि आप इनको सीधा सीधा करके लिखें, आप हर वैल्यू लिखें कि कौन सी वैल्यू कितनी कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, और आप उसके आगे ये लिख दें कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो हमारे पास 18 19 20 21 22 23 24 और 25 है, और ये कितनी कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है ये लिख दें। इसे हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है, और ये अनग्रुप्ड है क्योंकि इसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए। तो जी ये जो वैल्यू है, यहाँ से हम बहुत इजीली अपना वर्क बैक कर सकते हैं डाटा, कि हमें पता है कि 18 6 दफ़ा है तो हम 18 6 दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमें पता है कि 19 जो है वो 3 दफ़ा है, तो हम लोग 19 को जो है ना वो 3 दफ़ा लिख देंगे। तो अब हमने इस चार्ट से, इस प्रेजेंटेशन मेथड से अपना डाटा वापस वर्क बैक कर सकते हैं कि ये हमारा डाटा था। ठीक है जी, तो दिस इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी तमाम डाटा को बिल्कुल वैसे का वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, बट हमने यहाँ पे अक्लमंदी दिखाते हुए डाटा को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि यार 18 जो है वो 6 दफ़ा है, 19 3 दफ़ा है, 20 6 दफ़ा है, 21 2 दफ़ा है, 22 4 दफ़ा है, 23 2 दफ़ा है, 24 2 दफ़ा है और 25 5 दफ़ा है। तो इस तरह के डाटा को हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कभी कभार आपको कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि बताएं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, आप कहते हैं कि जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो होता है n, तो अब हमारे पास वैल्यूज़ ही नहीं है, तो वेयर डू वी फाइंड n। बेसिकली ये आपको पता है कि कितनी कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, तो जब आप इन सबको सम करोगे तो यू विल गेट 30, दिस इज़ योर नंबर ऑफ n। तो समीशन f जो है वो n के इक्वल होता है, और इस वक्त यहाँ पे वो है 30। सिमिलरली वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि भाई इसका मीन फाइंड आउट करें। तो मीन के केस में क्या होता था, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना होता था। तो 18 6 दफ़ा है तो हम लोग कैलकुलेटर पर लिखेंगे 18 जमा 18 जमा 18, और इस तरह से 6 दफ़ा 18 लिख देंगे। क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद 19 3 दफ़ा है तो 3 दफ़ा 19 जमा कर देंगे। 20 6 दफ़ा है तो 6 दफ़ा 20 जमा कर देंगे। तो हम जो बार बार लिख रहे हैं, तो 18 में 18 3 6 दफ़ा जमा करने की बजाय 18 ज़रब 6 ना लिख लें, 19 ज़रब 3 ना लिख लें। ठीक है, तो हमारा बनेगा 18 ज़रब 6 जमा 19 ज़रब 3 जमा 20 ज़रब 6 जमा 21 ज़रब 2। तो हम लोग जो है ना f और x को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि f और x को आपस में मल्टीप्लाई किया। हर f और x को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उनको सम कर लें, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। ठीक है जी, जो कि हमारे पास n होता था। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड आउट द मीन। अच्छा, एग्जामिनर भी बड़ा शाना है, वो क्या करता है, वो आपको कहता है चलो जी इसका मीडियन फाइंड करो ना ज़रा। आप कहते हैं मीडियन टेबल में से कैसे फाइंड करें, हमारे पास तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा होना चाहिए था। तो मज़े की बात यह है कि देखें ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ही तो लिखा हुआ है। क्या ख्याल है? आपको डाटा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, उसने कहा जी 18 6 दफ़ा है, तो एक्चुअली डाटा है 18 18 18 18 18 18 और फिर उसके बाद 19 19 19, इस तरीके से ये आपका डाटा है।
तो आप समझ लें, आप इस चीज़ को मान लें कि ये डाटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपने सबसे पहले जो है ना वो मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन का वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ द मीडियन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें ज़रा, मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन तो एक ही होता है, तो फॉर्मूला होता है जी IN+1/D। इस केस में आई की जगह पे 1 होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 30 + 1/2 यानी कि 15.5। 15.5 वैल्यू कौन सी होगी? दिस इज नाउ यू नीड टू फाइंड आउट के 15th वैल्यू प्लस 0.5 ऑफ 16th माइनस 15th वैल्यू, यही फाइंड आउट करना होता है ना। अब 15th वैल्यू क्या होगी? पहली 6 वैल्यूज तो हैं, वो हैं जनाब 18। 7वीं 8वीं और 9वीं वैल्यू जो है वो है जी 19। 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 6 वैल्यूज़ है ना, 20 1 2 3 4 5 और 6। 15वीं वैल्यू है 20। आपको कौन सी चाहिए? 15वीं। 20 प्लस 0.5 ऑफ 16th वैल्यू क्या होगी? फिर ये 21 होगी। तो 21 माइनस 20 यानी कि 0.5, तो ये बनेगा जी 20.5। दिस इज़ योर मीडियन। ठीक है जी। तो बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा हर एक के सामने लिखूं, मैं यहाँ पे वो बना लेता हूँ कि कौन सी वैल्यू इसकी आखिरी जा रही है। 1 से लेकर 6 तक ये वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस। 7 से लेकर 9 तक ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये 9 पे जाकर ख़त्म हो जाती है। 9 से लेकर आगे 6 यानी कि 9 से 6 15 तक, तो ये ऑब्जर्वेशन है। 15 में 2 ऐड किए 17 तक ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनता चला जा रहा है। तो ये हम लोग इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से मॉड मॉड फाइंड करना तो यहाँ पे सबसे ईजी है। देखें, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है जो रिपीट हो रही होगी उसका फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये जनाब यहाँ पे दो मॉड्स हैं जी, 18 भी है और 20 भी है। ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग मीन, मीडियन और मॉड वगैरह अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग वापस चलते हैं। हम लोगों ने बात की कि अगर डाटा वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन यूनिक वैल्यूज़ अभी कम है, तो फिर हमें चाहिए कि हम इसको जो है ना वो एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में जो है ना वो प्रेजेंट करें, और फिर वहाँ से हम लोग कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स टू रीच द कॉलेज। मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं। ये वही 30 बच्चे हैं जिनकी अभी हमने ऊपर एज निकाली है। लेकिन आप देखें ज़रा, एज तो बच्चों में 1-2 साल का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। कोई बच्चा हो सकता है कि कॉलेज के साथ ही कहीं पे रहता हो। ठीक है जी। और कोई बच्चा ऐसे हो सकता है जो कि बहुत दूर से आता हो। तो डिफरेंट टाइप की जो है ना वो सिचुएशंस हो सकती हैं, जो कि इसलिए यहाँ पे इस डाटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो 23 हैं। ठीक है जी। मिनिमम और मैक्सिमम के दरम्यान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये मिनिमम वैल्यू इस डाटा सेट में मेरे ख्याल से 18 है और ज़ीरो, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है जी 25। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज़ 8, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल से 60 के आसपास कहीं पे है जी। मैक्सिमम वैल्यू इज़ 50 50 50। तो कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है 23 में। तो अब अगर आप इसका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे तो आपको उसमें 23 कॉलम्स 23 रोज बनानी पड़ेंगी। तो इतना बड़ा टेबल तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक और टाइप का मेथड जो है ना वो सजेस्ट कर सकते हैं, डैट इज स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले क्या करता है? हर नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक स्टेम होती है, एक लीफ होती है, और उसको वो प्रेजेंट करता है विच कैन बी शोन हेयर। तो ये जनाब उसी डाटा सेट से स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। तो हमने कहा कि 0 के साथ 2 4 4 5 8 8, दिस इज़ योर लीफ। तो ये स्टेम होगी और बाकी लीव्स होंगी। अब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का फ़ायदा ये है कि हम लोग एक टेबल के अंदर तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनको गायब किए बगैर लिख लेते हैं। और ये टेबल और वो वाले टेबल में कितना बेनिफिट हो गया कि वो टेबल और ये टेबल जो हैं, इन अगर हम उसको इस तरह से बनाने की कोशिश करते तो शायद हमें ज़्यादा टाइम लग जाता, ज़्यादा डाटा को प्रेजेंट करना पड़ता। लेकिन दिस टाइम एंड लीफ इज़ एक गुड डिस्प्ले फॉर दिस टाइप ऑफ डाटा, जिसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि जो पहला जो नंबर है डैट इज़ 02, दूसरा क्या है जी 04, तीसरा क्या है जी 04, चौथा क्या है जी 05, फिर 08, 08, 11,
1 2, यानी कि स्टेम और वो लीफ मिला के आप नंबर दोबारा वापस वर्क बैक कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि आपके पास ये सारे के सारे नंबर्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप इनके अंदर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि ये डाटा जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। यहाँ से स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर आता है जनाब मीडियन फाइंड आउट करें। ठीक है जी, तो इस डाटा का जो है ना मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। मीडियन की पोजीशन आई इंटू एन प्लस वन ओवर डी करके आता है। आई होगा जी 1, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आई डोंट नो कितनी है, 30 ही होंगी, हाँ 30 है, क्योंकि वो हमने वहाँ से पता है। अदरवाइज हम लोग लीफ सारे काउंट करेंगे तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के इक्वल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो these 30 are the number of observations, तो वो हमने लिख लिया 30 प्लस 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास बना 15.5। अब हमें क्या चाहिए, 15th वैल्यू चाहिए प्लस 0.5 ऑफ 16th माइनस 15th वैल्यू चाहिए, राइट ओके। तो 15th वैल्यू जो है वो क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और ये 15वीं। तो दिस इज द 15th वैल्यू, तो क्या 1 होगी, नहीं 31 होगी। दिस इज द 15th वैल्यू प्लस 0.5 ऑफ 16th वैल्यू क्या होगी 32 माइनस 31, तो ये आपके पास बनेगा 31.5 विच इज़ द मीडियन। ठीक है जी। अच्छा, तो नॉर्मली स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का अगर क्वेश्चन आया हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहता है, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। बस डाटा अगर आप गौर से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा डाटा तो ऐसा है, तो फिर इसमें से तो बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इवन आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि बताएं जनाब 14th वैल्यू क्या है, 15th वैल्यू क्या है, तो मीडियन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इस डाटा सेट से आप मीन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में उस तरह से नहीं है कि आप जो है ना वो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको कहे, तो मैंने उसके क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं, तो बहरहाल हम इसको डिस्कस भी नहीं करते हैं। हम लोग फिर दोबारा वापस चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अब वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जा रही है, यूनिक वैल्यूज़ भी बढ़ती चली जा रही हैं, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। तो फिर हमारे पास एक अल्टीमेट टूल आता है जिसे हम कहते हैं कि ये है जी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम ग्रुप कर लेते हैं नज़दीक नज़दीक वाली वैल्यूज़ को और उनको एक सिंगल डाटा के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है जिसमें कि 100 ट्रैवलर्स हैं, सेल्समैन हैं, और उनका एक महीने में कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है वो है। अब अगर हम इसके मिनिमम वैल्यू की बात करें तो एक्स नाट जो था डैट इज़ एक्चुअली 482 है मेरे ख्याल से, मुझे याद है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कोई 92 या 94 के आसपास है कहीं पे। ठीक है, अब इतना ज़्यादा इसमें जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस भी ज़्यादा होता चला जा रहा है, तो हम लोग बजाय इसके यूनिक वैल्यूज़ भी ज़्यादा हैं, हम इसको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में डालेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक 3 डिजिट नंबर है, यहाँ तो तरीका ये होगा कि आप जो है ना वो पहले 2 डिजिट्स को जोड़ के स्टेम बनाएं और तीसरे डिजिट को जोड़ के लीफ बनाएं, तीसरा डिजिट खाली लीफ में डाल दें। ऐसे करने से भी आपके जो है ना वो लाइंस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगी। और अगर आप पहले वाले को सिर्फ स्टेम बना देते हैं और बाकी दो को जो है ना वो लीव्स बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लीफ बहुत ज़्यादा बन जाएंगी और स्टेम जो है वो सिर्फ 2 ही बनेंगी, 4 और 5 की। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले यहाँ पे आके फेल हो जाता है। तो फिर हम लोग एक अल्टीमेट प्रेजेंटेशन टूल की तरफ चलते हैं विच इज़ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि हम लोग एक जैसी जो है ना वो डिफरेंट जो नज़दीक नज़दीक जो वैल्यूज़ होती है उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बना लिया कि जी 480 से लेकर 500 तक की वैल्यूज़ जो है ना वो हम इस ग्रुप में लिखेंगे। दिस कैन बी कार्ड एज क्लास या ग्रुप नंबर 1। ये क्लास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो हम डिफरेंट क्लासेस बनाते चले जाते हैं, हर क्लास में हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं और उस क्लास की जो है ना वो अंदर वो तमाम वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी टाइप कर देते हैं कि हमारे टोटल डाटा सेट में 480 से लेकर 500 के दरमियान में 13 वैल्यूज़ हैं, 500 से लेकर 520 के दरमियान में 22 फ्रीक्वेंसीज़ हैं, 520 से 540 के दरमियान में 27, 19, 13 और 6। और जब हम लोग तमाम फ्रीक्वेंसीज को जमा करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के इक्वल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, तो हम लोग बजाय इसके कि डाटा को जो है ना वो बहुत बड़ा करें, हम लोग
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं जिसमें एक अच्छा चार्ट हमारा बन जाता है जो कि हमें एक सर्टेन लेवल की समरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्लास के अंदर जो होता है क्लास बाउंड्रीज होती हैं। क्लास बाउंड्रीज क्लास की वो बाउंड्रीज होती हैं जो कि जिस एक क्लास की अपर क्लास बाउंड्री दूसरी क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री के इक्वल होती है। यानी कि यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे 520 है तो अगली पे 520 है, 540। तो इन्हें हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, इन्हें हम सी बीज कहते हैं। एक और चीज़ होती है जिसे हम क्लास लिमिट कहते हैं। क्लास लिमिट इज़ द वो वो ऑब्जर्वेशन कि वो लोएस्ट वैल्यू जो इस ग्रुप में आ सकती है से लेकर वो हाईएस्ट वैल्यू जो इस ग्रुप में आ सकती है, वो इन दोनों को जोड़ के लिखें तो ये क्लास लिमिट बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इन्हीं की बात करें तो ये क्लास बाउंड्री है, तो इसकी क्लास लिमिट जो होगी वो होगी जी 480 से लेकर 499 तक। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं उसमें अपर इंक्लूसिव बाउंड्रीज होती हैं। अपर इंक्लूसिव का मतलब ये है कि जो आपकी जो क्लास है उसमें अपर वैल्यू जो है वो उसमें इंक्लूड होगी और लोअर जो है ना वो एक्सक्लूड होगी। ठीक, अच्छा सॉरी, नहीं, ये लोअर इंक्लूसिव होती है। लोअर इंक्लूसिव यानी कि अगर आपके पास 500 ऑब्जर्वेशन होगी 500, तो वो फिर आप इसमें नहीं डाल रहे होंगे, 500 वाली इसमें नहीं डाल रहे होंगे, आप इसमें डाल रहे होंगे। सॉरी, लोअर इंक्लूसिव। तो लोअर इंक्लूसिव इज द ऑब्जर्वेशन, जो लोअर इंक्लूसिव ऑब्जर्वेशन है इसका मतलब ये है कि अगर 500 होगा तो वो उस क्लास बाउंड्री में आएगा जिसकी वो लोअर क्लास बाउंड्री है। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं जी। हम लोग बात करें क्लासेस की कि क्लास में प्रेजेंट करने से डाटा हमारा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट होता है। क्लास हाइट ये होती है जी अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, और क्लास बाउंड्रीज़ को जब आप माइनस करते हैं तो फिर आपके पास जो है ना वो क्लास हाइट निकलती है। क्लास लिमिट्स को आपस में माइनस करने से जो है ना वो क्लास बाउंड्री क्लास हाइट आपकी नहीं निकलती। ठीक है जी। हाँ, हमारे पास अगर क्लास लिमिट्स हों और हमने क्लास हाइट निकालनी हो तो हमारे पास दो कंसेक्टिव क्लासेस की जो क्लास अपर क्लास बाउंड्री है या लोअर क्लास बाउंड्री है उनके दरमियान का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देन वी विल गेट द क्लास हाइट। बहरहाल क्लास हाइट जो है ना वो आप क्लास बाउंड्री से निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट जो होता है वो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से आता है। दिस इज द मिड पॉइंट। इसी तरीके से लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होती हैं, कुछ ग्राफ्स में भी इस्तेमाल होती हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड ऑल क्लासेस जो कि इससे नीचे हैं, इससे छोटी हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल क्लास नंबर 3 है तो इससे पीछे ही है, इसके नीचे कितनी क्लासेस होंगी, क्लास 1 और 2। तो लोअर क्लास बाउंड्री मतलब सारी क्लासेस वो वाली लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वाली फ्रीक्वेंसी आती है जो इससे ऊपर वाली क्लासेस की होती है। और ये वाली क्लास तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 13 लिखेंगे, उसके बाद उसमें 22 ऐड करके 35 कर देंगे, 27 ऐड करके 62 कर देंगे, 19 ऐड करके 61, और इस तरीके से जो है ना वो हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एग्जामिनर सवाल पूछता है कि जनाब बताएं कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट क्लास किसके इक्वल होती है। तो हम कहेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट क्लास इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है तो इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम कहेंगे वो भी 13 है, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम होते हैं और ये दोनों आपस में सेम होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड ऑल क्लासेस विच आर मोर या अबव देन दिस क्लास। तो एक क्लास के लिए जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है वो नीचे से फिर शुरू कर देंगे। ठीक है जी। 6 को लिखा 6, 6 में 13 ऐड किया 9 बना, 9 में 19 ऐड किया तो 38, 6 में 13 ऐड किया 19, 19 में 13 38। तो हम यही वाला जो सेम जो चक्कर हम चलाते हैं वो नीचे से ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि एक्चुअली क्या होता है, और दूसरा फिर मैंने आपको कैलकुलेट करने का भी तरीका बता दिया कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे आते जाएँ और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर जाते जाएँ तो वो बन जाती है। ठीक है। बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी द सम ऑफ द दिस क्लास एंड ऑल द क्लासेस विच आर बिफोर दिस क्लास। ऊपर वाली तमाम क्लासेस और ये वाली क्लास का सम कर लें तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और नीचे वाली तमाम क्लास और जो क्लास है उसके नीचे वाली तमाम क्लासेस को और उस क्लास को ऐड करें तो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है आर एफ, उसे हम कहते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि एक क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं।
जो कि आपके पास यहाँ पे आ रही है। एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है, बताएं जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हम कहेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करने से आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कोई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन गलत की हुई है, या किसी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को हमने कंसिडर नहीं किया हुआ, या उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं की है। ठीक है जी, तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में देख लिए हैं। सो दिस वाज द थिंग जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। हम लोग बात करते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट टूल्स, और उनमें से बहुत सारे टूल्स हम लोग बात कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और स्टैट्स के जो गुरु होते हैं या स्टैट्स की जो है ना वो दुनिया में मुस्तहब है कि आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो सॉर्ट करें। इसके अलावा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के बारे में बात कर ली, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि ये क्या होते हैं, इनसे कैलकुलेशंस कैसे की जा सकती हैं। ये सारे प्रेजेंटेशन के टूल्स हैं। एक और टूल है जी जिसे हम कहते हैं चार्ट। अब चार्ट्स आपकी बुक में है, बच्चों को ये लगता है कि यार ये नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि चार्ट में से तो सवाल ही नहीं आता। एग्जामिनर चार्ट बनाने के लिए थोड़ी देगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि एग्जामिनर इसमें से एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा टेक्निकल सवाल बना के पूछ सकता है, और वो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि जो शायद अगर आपको चार्ट बनाना आता हो तो आप कर लेंगे, लेकिन मतलब आपको अगर बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ना होगी तो फिर आप शायद ना कर पाएँ। तो चार्ट्स के केस में ये वो वह चीज़ होती है जो मैं बच्चों को लाजमी तौर पे पेपर पे कराता हूँ, और उन्हें कहता हूँ कि यार चार्ट्स बनाना सीखें। चार्ट्स की तमाम जो माइनर आइटम्स हैं, तमाम जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको समझने की कोशिश करें। देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस जो कि चार्ट्स के अंदर से आपको टेक्निकल क्वेश्चन जो है ना वो बना के पूछ सकता है। तो चार्ट्स की प्रैक्टिस और चार्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। अनग्रुप डाटा के या डिस्क्रिप्टिव डाटा के जो चार्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अनग्रुप डाटा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जिसमें आपके पास एक एक्स वैल्यू है, आप उसके हिसाब से जो है ना वो वैल्यू ऑब्जर्वेशन जो है उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अनग्रुप डाटा। या डिस्क्रिप्टिव डाटा ऐसे हो सकता है कि एक कंपनी है जिसमें सेल्स हैं 2010 की, सेल्स हैं 2011 की, सेल्स हैं 2012 की, इस तरीके से 11, 12, 13 ये सेल्स हैं, और उन सेल्स को आपने प्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग सिंपल बार चार्ट बना सकते हैं, मल्टीपल कॉलम बार चार्ट बना सकते हैं, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। ये सारे बेसिक बेसिक चार्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। हम इन एक एक करके इनकी जो बेसिक चीज़ें उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव सिंपल बार चार्ट। किसी भी चार्ट के अंदर जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर आपने वो वाली वैल्यू लिखनी होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इन केस ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट इज़ ए डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, इन केस ऑफ ईयर्स दैट इज़ ए ईयर। और वाई एक्सिस पे आपने वैल्यूज़ प्लॉट करनी होती है। वाई एक्सिस पे आपने वैल्यूज़ लिखी, तो एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 2010 की सेल्स, 2011 की सेल्स, 2012 की सेल्स और 2013 की सेल्स, और ये जनाब आपकी अमाउंट इन मिलियंस हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मुझे लग रही है कि ये 19 मिलियन होगी, ये जो है ये तकरीबन 35 मिलियन होगी, ये जो है ये 64 मिलियन होगी, और ये जो है ये 87 या 86 मिलियन होगी। तो जनाब इस तरीके से आप वाई एक्सिस के ऊपर बार्स बनाते हैं, वाई एक्सिस को देखते हुए, और बार्स की जो हाइट होती है डैट रिप्रेजेंट द वैल्यू। बार की जो हाइट होती है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और उसके बाद दो हर बार जो होती है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होती है जी। ये रूल है हमारा सिंपल बार चार्ट का कि इनकी जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हर बार के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। किसी भी बार के दरमियान में जो डिस्टेंस है दूसरी बार से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो होता है ये सिंपल बार चार्ट होता है। हाइट जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, डिस्टेंस की मोटाई इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि चार्ट जो है ना वो दिखने में अच्छा लगे। तो दिस इज सिंपल बार चार्ट। हाँ, जब हम आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं मल्टीपल कॉलम बार चार्ट। तो ऐसे हो सकता है कि हमारे पास 2010, 2011 और 2012 से रिलेटेड एक नहीं बल्कि दो या तीन अमाउंट्स हो। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल्स ऑफ आउटलेट ए, सेल्स ऑफ आउटलेट बी और सेल्स ऑफ आउटलेट सी। तो आप जब एक से ज़्यादा सेल्स या इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको एक ही डाटा वैल्यू से रिलेटेड डिफरेंट डाटा सेट्स हैं जिनको आपने प्रेजेंट करना है। जब मल्टीपल कॉलम बार चार्ट जो होते हैं ना, इसमें मोर देन वन डाटा सेट्स होते हैं। ठीक है जी।
तो इसमें हम लोगों ने रूल ये रखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के ऊपर इफ़ एक्स एक्सिस के ऊपर जो चीज़ आ रही है वो सेम है, तो हम बार्स को जोड़ के बनाएंगे। बार की जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। दो डिफरेंट बार के जो बिल्डिंग्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। हर बार की जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर विड्थ डिफरेंट होगी तो दिस मीन्स समथिंग, और उसका क्या मतलब है वो हम इंशाल्लाह अभी आगे पढ़ेंगे। अभी मल्टीपल कॉलम बार चार्ट में आप एक ही वैल्यू से रिलेटेड एक ही वैल्यू से रिलेटेड डिफरेंट डाटा सेट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो फिर उसमें आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बार की जो विड्थ है वो सेम हो, हाइट बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू को प्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं जी परसेंटेज, नहीं पहले स्टैक किधर गया भाई, मेरे ख्याल से मिस हो गया। हम लोग ये बात कर रहे हैं जी परसेंटेज या कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है? ये इसी तरह का होता है जैसे आपके पास मल्टीपल कॉलम बार चार्ट होता है, लेकिन ये सिंगल बिल्डिंग के तौर पे आपके पास आ रहा होता है और एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनती है। ठीक है जी, ताकि आपको ना सिर्फ सबका टोटल का कंपैरिजन पता चले, बल्कि हर एक में आपको डिफरेंट हर एक का जो है ना वो आउटकम पता चले। अब ये मैं फ्री हैंड ही बना रहा हूँ। रूल ये होता है यहाँ पे भी, यही होता है कि हर बिल्डिंग जो बिल्डिंग की चौड़ाई है वो सबकी सेम होनी चाहिए और इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैक्ड कॉलम बार चार्ट। लेकिन जब आप स्टैक करें तो फिर बजाय इसके कि हम लोग टोटल्स को और उनके जो है ना वो इफेक्ट को देखें, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी कंट्रीब्यूशन को अगर देखना चाहें तो फिर हम लोग स्टैक्स ही करते हैं। लेकिन वो जो स्टैक्स होते हैं उनमें हम परसेंटेजेस उनकी स्टैक कर देते हैं कि वो टोटल में कितने परसेंट जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस केस में वी कॉल इट परसेंटेज स्टैक्ड चार्ट। ठीक है जी। अब परसेंटेज जो स्टैक चार्ट होता है उसमें हर वैल्यू को हम लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे प्लॉट करने के बजाय उसकी परसेंटेजेस को स्टैक करते चले जाते हैं। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम लोग एक डाटा सेट से रिलेटेड तमाम बार्स को स्टैक कर लेते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो 100 के पास जाता है। तो ये जो परसेंटेज या कंपोनेंट बार चार्ट है, ये जो चार्ट है इसमें हर बार की हाइट बिल्कुल सेम होगी। ठीक है ना जी। लेकिन हर एक के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है वो डिपेंड करेगा कि उनकी परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज की बेस पे उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, हम सिर्फ अगर कंट्रीब्यूशंस को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर हमें जो कॉलम की हाइट है ना उसको बराबर करने या कच करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह के डाटा चाहते हैं तो फिर हम लोग कंपोनेंट बार चार्ट जो है ना वो बनाएंगे। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं विच इज़ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो होता है वो एक गोल सर्कल होता है और उस सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स कर दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन के वो डाटा जो है वो किस तरीके का है। ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ को सिंगल डाटा सेट को जो है ना वो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले उनकी फ्रीक्वेंसी या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नीचे लिख देते हैं विच इज़ समीशन एफ। फिर हम लोग हर एक की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं विच इज़ के फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। और फिर उसके बाद हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री के साथ। तो हमारे पास डिग्री आ जाते हैं कि पाई के अंदर हर पीस की कितनी डिग्री होगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से मल्टीप्लाई करने से डिग्री आ जाती है। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे पूछता है अच्छा बताएं कि जनाब किसी एक पाई चार्ट के अंदर एंगल्स को सम करेंगे तमाम ग्रुप्स के अंदर तो क्या आंसर आएगा? तो हम कहेंगे जनाब 360 आंसर आएगा। इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सम करने से क्या आंसर आता है, तो आप कहेंगे कि उसका सम 1 के इक्वल होता है।